खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या राव। तो रुक करें खबरों का, उससे पहले रुक करते आज की सुर्खियों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हरिद्वार को बड़ी सौगात, विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। आधुनिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण। उत्तराखंड में लागू 2025 से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री धामी बोले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। उत्तराखंड में 6,559 आंगनबाड़ी और सहकारियों की होगी भर्ती। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले गणेश जोशी। पीएमजीएसवाई 3 के तहत 600 किलोमीटर सड़कों और 10 पुलों के अपग्रेडेशन का किया अनुरोध। उत्तराखंड में शासनादेश संशोधित करने के निर्देश। अब उत्तराखंड निवास में आम लोगों को भी मिलेगी ठहरने की सुविधा। उत्तराखंड में मदरसों का होगा एक बार फिर सर्वे। मदरसों में गलत गतिविधियों की मिल रही शिकायतें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे के लिए दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब सीधे हरिद्वार का रुख करेंगे, जहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के लिए सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए पीछे देखो, बच्चे बैठे भैया, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, बच्चों पीछे आ जाओ, जरा पीछे आ जाओ, एक मिनट पीछे हो जाओ सारे भाई, पीछे से खींचो मत ना, क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं। 54 करोड़ 31 लाख रुपए की, आज 54 करोड़ 31 लाख रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। इसमें से एक बड़ी धनराशि से, लगभग 21 करोड़ रुपए की धनराशि से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, जिसमें अनेक स्पोर्ट्स की गतिविधियां, खेल की गतिविधियां, योग इत्यादि यहाँ पर संचालित होगा। और शहर के बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाने से निश्चित रूप से यहाँ के सभी खिलाड़ियों को, यहाँ के सभी नागरिकों को, सबको एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी। इसके साथ साथ रुड़की में, अन्य नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में और स्कूलों में एक काम करवाए गए हैं, और ये सभी काम पूरे हरिद्वार जनपद के लिए आने वाले समय में एक विकास के मील के पत्थर साबित होंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर दिल्ली की जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि अब ये लोग जब लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता इनको लगातार नकारने का काम कर रही है। अभी हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, जिस प्रकार से जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है, उससे बौखला कर अब ये इस प्रकार की हाथापाई, इस प्रकार की चीजों पर उतारू बलपूर्वक काम करने पर विश्वास कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश की जनता देख रही है और सभी इसकी निंदा भी कर रहे हैं। लागू होने जा रहा है जनवरी में सर। पहले मदरसे वाले में हरिद्वार जनपद में सबसे ज्यादा मदरसे। देखिए, हमने गृह मंत्रालय को, पुलिस विभाग को और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि सभी मदरसों की जांच की जाए और उसमें पढ़ने वाले जिनके एडमिशन हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। उनके जो पहचान पत्र हैं वो और पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। और जहां भी ये अवैध मदरसे बने हैं या उनमें पढ़ने वाले लोग जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है या कहीं किसी प्रकार की आशंका है, किसी प्रकार के संदिग्ध हैं, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूसीसी चूंकि हमारा संकल्प था और 2022 के आम चुनाव में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष अपना संकल्प रखा था, वायदा किया था कि हम सरकार में आते ही यूसीसी के लिए कानून बनाएंगे, और हमने विधेयक लाकर वो कानून बना दिया है और अब जनवरी माह में 2025 में हम इसको लागू कर देंगे। और इस बीच देहरादून से अहम जानकारी आ रही है और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां दिल्ली का उत्तराखंड निवास आम जन के लिए उपलब्ध हो। कक्ष आरक्षण को जारी शासनादेश तत्काल संशोधित हो। उत्तराखंड के आम व्यक्ति को भी वहां कक्ष मिले। और सीएम धामी की तरफ से ये बातें कही गई, जहां सीएम ने दरों को भी दोबारा निर्धारित करने के
दिशा निर्देश दिए। और अहम जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जरूरी निर्देश दिए और दिल्ली का उत्तराखंड निवास आमजन के लिए उपलब्ध हो। और अहम जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे, जहां कक्ष आरक्षण को जारी शासनादेश तत्काल संशोधित हो और उत्तराखंड के आम व्यक्ति को भी कक्ष मिले। और सीएम धामी की तरफ से ये अहम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां दिल्ली का उत्तराखंड निवास आमजन के लिए उपलब्ध हो। और इस वक्त खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां कक्ष आरक्षण को जारी शासनादेश तत्काल संशोधित हो, वहीं उत्तराखंड के आम व्यक्ति को भी वहां कक्ष मिले। और अहम जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं। और इस वक्त खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए, वहीं दिल्ली का उत्तराखंड निवास आमजन के लिए उपलब्ध हो। सीएम धामी की तरफ से ये बातें कही गई, जहां कक्ष आरक्षण को जारी शासनादेश तत्काल संशोधित हो, वहीं उत्तराखंड के आम व्यक्ति को भी वहां कक्ष मिले। और अहम जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं। और इस बीच महाराष्ट्र के पुणे से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा। और अहम जानकारी इस वक्त आपको महाराष्ट्र के पुणे से बता रहे, जहां तेज रफ्तार बस अचानक गड्ढे में जा गिरी। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको महाराष्ट्र से बता रहे, जहां 5 लोगों की मौत और 13 से 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और पुणे से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार बस अचानक गड्ढे में गिरी और 5 लोगों की मौत और 13 से 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। और इस वक्त महाराष्ट्र के पुणे से आपको अहम जानकारी बता रहे, जहां पुणे के तमहानी घाट के पास ये हादसा हुआ, जहां महाराष्ट्र के पुणे में ये बड़ा हादसा हुआ। और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार बस अचानक गड्ढे में गिरी और 5 लोगों की मौत और 13 से 14 यात्री घायल भी बताए जा रहे हैं। और अहम जानकारी इस वक्त आपको पुणे से बता रहे, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है और तेज रफ्तार बस अचानक गड्ढे में जा गिरी। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको महाराष्ट्र के पुणे से बता रहे, जहां 5 लोगों की मौत और 13 से 14 यात्री हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुणे के तमहानी घाट के पास ये हादसा हुआ, जहां महाराष्ट्र के पुणे में ये बड़ा हादसा हुआ। और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार बस अचानक गड्ढे में जा गिरी
और 5 लोगों की मौत और 13 से 14 यात्री हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। और 5 लोगों की मौत और 13 से 14 यात्री हादसे में घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां 5 लोगों की मौत और 13 से 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। और उसी बीच मेरठ से अहम जानकारी आ रही है और मेरठ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और उसी बीच मेरठ से आपको खबर बता रहे, जहां मेरठ में शिव महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू हो गई। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में मची भगदड़। और अहम जानकारी इस वक्त आपको मेरठ से बता रहे, जहां मेरठ में शिव महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू हो गई और पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में मची भगदड़। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां मेरठ में शिव महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू हो गई। और अहम जानकारी इस वक्त आपको मेरठ से बता रहे, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में मची भगदड़। और कई महिलाओं और बुजुर्गों के दबने की भी खबर आ रही है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। और टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये भगदड़ मची और कई बुजुर्ग और महिलाएं भी इस भगदड़ में घायल हुई हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर मेरठ में शिव महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू हुई। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजू जुड़े हुए। राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे, मेरठ में शिव महापुराण कथा में ये भगदड़ मची है और इसमें बताया जा रहा है कि महिलाएं और बुजुर्ग भी घायल हुए हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरठ के शताब्दी नगर में ये शिव पुराण जो कथा है वो आयोजित की जा रही थी 7 दिन से। आज 5वां दिन था और आज जैसे भीड़ एंट्री कर रही थी अंदर, इसी दौरान बाउंसरों ने धक्का मुक्की कर दी और भीड़ जो है की स्थिति हो गई। जैसे ही भीड़ अंदर भागने लगी तो जो महिलाएं थी वो गिर गई। कई महिलाओं की चोटिल होने की भी खबर सामने निकल कर आई है। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। आपको बता दूं कि पंडित प्रदीप मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है और उनके द्वारा ही ये 7 दिवसीय जो कथा है मेरठ के शताब्दी नगर में की जा रही है। बाकायदा मेरठ के उद्योगपति संदीप गोयल और संदीप बंसल के द्वारा एक कथा कराई जा रही है। लगभग 1 बजे पंडित प्रदीप मिश्रा जो है वो कथा सुनाने के लिए मंच पर पहुंचते हैं और तमाम जो महिलाएं हैं, बड़ी जो भीड़ है वो उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचती है। और जैसे ही आज भीड़ को अंदर एंट्री कर रही थी मेन गेट से, इसी दौरान बाउंसरों से एंट्री को लेकर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और भगदड़ की स्थिति वहां पैदा हो गई। बताया गया है कि 3 से 4 महिलाएं जो है भगदड़ के दौरान चोटिल हुई है, मामूली चोटें उन्हें आई है। किसी के भी फिलहाल हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बड़ी भीड़ है वो कथा सुनने के लिए यहाँ पर पहुंच रही थी, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो आयोजकों की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं उसमें कुछ चूक रही है, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। आज कथा का 5वां दिन है, 2 दिन अभी और बाकी है।
7 दिवसीय ये कथा जो है शिव महापुराण कथा, ये यहाँ पर मेरठ के शताब्दी नगर में आयोजित की जा रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक इस कथा को यहाँ पर करने के लिए पहुंचे हैं और लगातार जो 5वां दिन आज कथा था उसी में भीड़ कथा सुनने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान ये भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। फिलहाल 3 से 4 महिलाएं जो है उनके चोटिल होने की बात सामने निकल कर आई है। जी राजू जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी कथा का आयोजन कराया गया था तो क्या प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नहीं देखी गई थी, जो इतनी भीड़ भगदड़ मच गई और कई महिलाएं बुजुर्ग भी घायल हो गए? राजू जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये चूक है प्रशासन की भी और आयोजकों की भी, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में जो भक्त है वो रोज पंडाल में पहुंच रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। आज 5वां दिन था कथा का, आज भी जो लाखों की संख्या में महिला, बुजुर्ग और बच्चे कथा सुनने के लिए पहुंच रहे थे। इसी दौरान मेन जो एंट्री गेट है वहां पर बाउंसरों की भी तैनाती की गई थी और पुलिसकर्मी भी वहां पर लगाए गए थे। इसी दौरान जब एंट्री हो रही थी तो बाउंसरों से किसी बात को लेकर धक्का मुक्की हो गई और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। जैसे भगदड़ हुई तो कई महिलाएं और बुजुर्ग जो भीड़ के नीचे दब गए और वो फिलहाल चोटिल बताए गए हैं। 3 से 4 महिलाएं जो है वो चोटिल बताई गई है, जिन्हें उपचार के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस फोर्स का जो भारी अमला है वो पहुंच गया है और अभी फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो भीड़ को काबू कर लिया गया है। सभी जो भीड़ थी उन्हें पंडाल में पहुंचा दिया गया है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर कथा भी शुरू होने वाली है। ये पूरी जो 7 दिवसीय शिवपुराण महाकथा है वो मेरठ के शताब्दी नगर में आयोजित हो रही है और पंडित प्रदीप मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय जो कथावाचक है वो इस कथा को करने के लिए मेरठ पहुंचे हुए हैं। चलिए राजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको मेरठ से बता रहे और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी भीड़ को देखा जा सकता है और किस तरह से भगदड़ मची है, जिस भगदड़ में कई बुजुर्ग और महिलाएं भी घायल हुई हैं। और तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से भगदड़ मची हुई है। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर यानी कि यूसर्क की ओर से देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यूसर्क की ओर से आयोजित 4थे महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने 13 महिला वैज्ञानिकों और 3 छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया है। राज्यपाल ने सम्मानित होने वाली महिला वैज्ञानिकों और छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। वहीं यूसर्क की निदेशक प्रोफेसर अनीता रावत ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य 2030 की अवधारणा को महिलाओं की भागीदारी एवं योगदान के बिना धरातल पर उतारना संभव नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा मैंने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल का टॉपिक है बंदरों से फसल की सुरक्षा। हमारे गांव में जब किसान कुछ मुख्य फसलें लगाते हैं जैसे दाल सब्जियां, तो उन्हें बंदर अधिकतर नुकसान पहुंचाते हैं और किसानों द्वारा इन चीज़ों के लिए कई प्रयोग किए गए जैसे गुलेल द्वारा, करंट लगाने द्वारा, लेकिन किसानों को कोई सफलता नहीं मिल पाई। और मैंने जो मॉडल बनाया है वो इस प्रकार से बनाया है जिससे कि बंदरों से फसल की सुरक्षा भी हो जाए और बंदरों को शारीरिक रूप से हानि भी ना पहुंचे। तो सर मैंने अपने मॉडल में वाइब्रेटिंग फैंस का प्रयोग किया है और उस पर 4 पोल्स हैं। अगर कोई भी बंदर उस पर बैठेगा तो वाइब्रेटिंग फैंस तेज़ से बनना शुरू हो जाएगा जिससे कि बंदर डर जाएंगे। सर जो हमारे गांव के प्रधान हैं श्री अरविंद सिंह चौहान, उन्होंने ये जो उनका सबसे पास खेत है उन्होंने वहाँ अप्लाई भी किए ये चीज़ें। तो जितना तक मेरा मानना है कि ये किसानों के लिए और अन्य जानवरों के लिए भी लाभकारी है सर। तो मेरा प्रोजेक्ट है स्मार्ट किचन का। इसमें हमारा ऐसा है कि अगर हमारे घर में काम करने वाली कोई महिला गैस खुली छोड़ के भूल जाती है या फिर घर में खेलते समय बच्चे कभी कभी गैस खुली छोड़ के वैसे ही छोड़ देते हैं, तो उस समय हम क्या करें अगर घर में कोई नहीं है
तो उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमारा MQ2 सेंसर, आर्डिनो, सर्वो मोटर, LED और बजर यूज़ हुआ है। इसमें हमारा जो MQ2 सेंसर है वो गैस लीकेज होने पर उस गैस को सेंस करके इंफॉर्मेशन देता है आर्डिनो को। आर्डिनो वो इंफॉर्मेशन हमारे सर्वो मोटर को देता है। सर्वो मोटर हमारे गैस के सिलेंडर के रेगुलेटर के नॉब से कनेक्टेड है, जो कि इंफॉर्मेशन मिलते ही रेगुलेटर को ऑफ कर देती है, जिससे कि गैस लीकेज नहीं होगा। और आर्डिनो से हमारा इंफॉर्मेशन LED और बजर पे भी जाता है, जिससे LED जल जाएगी और बजर हमारा आवाज़ करेगा, ताकि अगर घर में कोई है जो कि दूर है, उस तक अभी तक उसे पता नहीं चला है कि गैस लीकेज हो रही है, तो उसको कम से कम वो आवाज़ सुन के पता चल जाएगा। महिला वैज्ञानिक आज हमने कॉन्क्लेव किया है। इसमें हमने 2 कैटेगरीज रखी हैं कि युवा महिला एक्सेलेंस अवार्ड और एक हमने दूसरा इसमें ही अवार्ड रखा है। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरती है कि इसमें हमने नॉमिनेशंस अक्रॉस द उत्तराखंड इनवाइट किए थे, जिसमें से जूरी द्वारा 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ये वो महिलाएं हैं जिनके शोध से समाज को एक नई दिशा मिली है। और अब बात करें कालाढूंगी की, जहां चूना खान इको टूरिज्म सेंटर में प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वन संरक्षक कुमायूं डॉक्टर धीरज पांडे और वन संरक्षक पश्चिमी व्रत डॉक्टर विनय भार्गव ने कार्यशाला में जानकारी साझा की। 2 दिवसीय कार्यशाला की विस्तृत रिपोर्ट CCF को भेजी जाएगी। कार्यशाला में रिटायर्ड IFS JV शर्मा ने कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं एवं वन विभाग की सक्रियता को बढ़ाने पर जोर दिया। वन पंचायत से जुड़े लोगों ने भी ऑनलाइन माध्यम से कार्यशाला में हिस्सा लिया। वहीं कार्यशाला में वन विभाग बैल पड़ाव के रेंज अधिकारी विजेंद्र अधिकारी के साथ वन विभाग के सभी अधिकारी कार्यशाला में मौजूद रहे। आप लोग देख सकते हैं कि जरूरी प्रिंसिपल। देखिए, ये कुमाऊं मंडल के स्तर पर एक कार्बन फाइनेंसिंग की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसे टीरी द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में जो वन पंचायतें हैं उनमें किस प्रकार से कार्बन फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स को हम ले सकते हैं और किस प्रकार से कार्बन फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आय के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन किया जा सकता है और वन पंचायतों को अतिरिक्त आय हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस पर स्टेक होल्डर वर्कशॉप आयोजित की गई है। इसमें सभी मंडल के जितने हमारे वन प्रभाग हैं उनके प्रभागी वनाधिकारी और साथ में उप प्रभागी वनाधिकारी के और अन्य रेंज अधिकारी इसमें उपस्थित हैं। एरिया सिलेक्शन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से कार्बन फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स का निरूपण किया जाना है, इस संबंध में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया जा रहा है। और इसके बाद गढ़वाल में ये कार्यशाला हो चुकी है, कुमाऊं में आज और कल ये कार्यशाला चलेगी और इसके बाद एक समेकित प्रस्ताव बना के प्रदेश स्तर का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। रुक करते अगली खबर का। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में सभी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में न सिर्फ जानकारी दी गई, बल्कि लाभार्थी कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके इसके बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड हमारा लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं उनके लोकार्पण का भी हमारा प्रयास रहता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने को पुरस्कार को तैयार किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि सभी योजनाओं को बनाना भी है और बनाने के साथ धरातल पर उनका क्रियान्वयन करना भी है। और साथ ही साथ जो योजनाएं हम प्रारंभ करते हैं, यानी जिनका शिलान्यास करते हैं, उन सभी योजनाओं का लोकार्पण करना भी हमारा संकल्प होता है कि जो योजनाएं शुरू हों वो योजनाएं पूरी हों और इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो और उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने इस पुस्तिका को तैयार किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं और सेवाओं को सरल और व्यवहारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है।
रुक करते हैं अगली खबर का। नगर निकायों और पंचायतों को उनके अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। 63वें, 74वें और संविधान संशोधन को उत्तराखंड में लागू करने की मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौर ने कांग्रेस मुख्यालय में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया है। बैठक में नगर निकायों की मजबूती पर जोर दिया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत से राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दीपक राठौर ने कहा कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, केंद्रीय और समवर्ती सूची का नहीं। पंचायत की समस्याओं का हल पंचायत से ही निकलेगा। सरकार को चाहिए कि वह पंचायतों को सशक्त करे, उनके अधिकार बढ़ाएं, साथ ही पंचायतों को सीधा बजट आवंटित किया जाए। और देखिए, जिस तरह से अभी हमारा जो अगला मीटिंग है अपने जिलाध्यक्षों के साथ, वो इसी विषय को लेकर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो एक आवाज है उसको कैसा जनता के बीच में खड़ा किया जाए, ताकि ये जो डिमांड है ये जनता से उठकर आए और जनता से उठकर जो है सीधी हमारी सरकारों के साथ, सरकारों के समक्ष रखी जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है, जिस तरह से पलायन की समस्या उत्तराखंड के अंदर में है और बहुत सारा हमारा यूथ जो है गांव से निकलकर सीधा शहरों की तरफ जा रहा है, इसके पीछे जो रीजन है वो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था हमारी पंचायतों में है, ना शिक्षा की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, और ना ही हमारे पास दूसरे कोई जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं उनके ऊपर व्यवस्थाएं नहीं है। इन व्यवस्थाओं को ढूंढते हुए हमारा जो यूथ है वो माइग्रेट कर रहा है। लेकिन हमारे संविधान में प्रोविजन है 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से कि सत्ता को आप विकेंद्रीकृत अगर आप करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो 73वें और 74वें संशोधन में जितनी भी ताकतें दी गई है 29 विषय 11वीं अनुसूची में और 18 विषय जो शहरी निकाय को लेकर 12वीं अनुसूची में है, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारी सरकार इम्प्लीमेंट करती है, तो सीधा जो बजट है पंचायतों के खाते में जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और खुद प्लान करके हमारी ग्राम सभा तय करेगी कि हमारी पंचायत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और खुद अपना काम वो खुद करेगी, जिससे वहां पर रोजगार भी जनरेट होगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बढ़ेगी, शिक्षा की सुविधाएं भी बढ़ेगी, और सत्ता का जितना विकेंद्रीकरण नीचे ज्यादा से ज्यादा हाथों में जाएगा, लाखों करोड़ों हाथों में जितना ये जाएगा, उतना ज्यादा जल्दी हम जो स्पीड अप अपना डेवलपमेंट को कर सकते हैं। इसी विषय को लेकर हमारी जो मीटिंग है वो हमारे जिलाध्यक्षों के साथ होनी निश्चित हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।